हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 3 देखेंगे। मॉडल पेपर नंबर 1 और मॉडल पेपर नंबर 2 ये मेरे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लास 8th का मॉडल पेपर नंबर 3। तो इसके अंदर सेम वही है, टाइम 2.5 घंटे का दिया हुआ है, पूर्णांक 80 अंक है और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है। सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, सारे प्रश्नों के हल करने अनिवार्य है और सारे प्रश्नों के आंसर उनके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में ही लिखने हैं और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न। अब इसके अंदर खंड अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, यानी ऑप्शन वाले विकल्प वाले प्रश्न 1 से 8। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 1, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? अ, उनको डर था कि कोई पेड़ उन पर न गिर पड़े। ब, कोई भी पेड़ बस पर गिर सकता था। स, बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी। या फिर द, लेखक को पेड़ अच्छे नहीं लगते थे। इसका आंसर हो जाएगा स, बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी। अब हमारी प्रश्न संख्या 2 है, पानी की कहानी पाठ के अनुसार बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ी? ऑप्शन अ, सितार के तारों सी, ब, गिटार के तारों सी, स, वीणा के तारों सी, या फिर द, वायलिन के तारों सी। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, सितार के तारों सी, यानी पानी की कहानी पाठ के अनुसार बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को सितार के तारों सी ध्वनि सुनाई पड़ी। अब हमारी प्रश्न संख्या 3 है, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार प्रकृति की क्या विशेषता है? ऑप्शन अ, किसी के साथ भेदभाव न करना, ब, किसी को भी अलग न करना, स, किसी के बंधन में न बंधना, या फिर द, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है अ, किसी के साथ भेदभाव न करना। प्रश्न संख्या 4 है, खोलत नाही सुधारस बीने पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ है। अब इस पंक्ति में रेखांकित पद कौन सा है? सुधारस। अब इसका हमें अर्थ बताना है। सुधारस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन अ, आमरस, ऑप्शन ब, सोमरस, ऑप्शन स, अमृत रस, या फिर ऑप्शन ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स, अमृत रस, यानी खोलत नाही सुधारस भीने, इसमें सुधारस का अर्थ है अमृत रस। अब हमारी प्रश्न संख्या 5 है, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? ऑप्शन अ, सुंदर न होने के कारण, ब, अपनी बेटी को देने के कारण, स, दाम अधिक पाने के कारण, या फिर द, दाम कम पाने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा द, दाम कम पाने के कारण, क्योंकि जमींदार बदलू को उस चूड़ियों का दाम कम दे रहा था। अब हमारी प्रश्न संख्या 6 है, मेला का बहुवचन शब्द है। ऑप्शन अ, मेली, ब, मेलो, स, मेले, या फिर द, मेलिया। तो मेला का बहुवचन शब्द क्या होता है? मेला का बहुवचन होता है मेले। तो इसका आंसर हो जाएगा स, मेले। अब हमारी प्रश्न संख्या 7 है, महान शब्द में तव प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। अब महान में तव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन अ, महता, ब, महनीय, स, महती, या फिर द, महत्व। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? त्व। तो सबसे देखो द में लिखा हुआ है पीछे त्व, तो महान प्लस त्व, यानी महान में त्व प्रत्यय जोड़ने पर महत्व बनेगा। प्रत्यय यानी वो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो महान प्लस त्व प्रत्यय, तो ये बन जाएगा महत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा द, महत्व। अब हमारी प्रश्न संख्या 8 है, दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? ऑप्शन अ, क्रोध का, ब, अकेलेपन का, स, विस्मय का, या फिर द, हर्ष का। तो इसका आंसर हो जाएगा स, विस्मय का। तो ये तो हो गया हमारा खंड अ। अब हमारा खंड ब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से 14। अति लघुतरात्मक प्रश्न का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रश्न जिसका आंसर हमें 1 से 2 लाइन में देना है, तो उन्हें हम अति लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारी प्रश्न संख्या 9 क्या है। भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है?
क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका आंसर होगा भारतवर्ष कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। किस रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अब हमारे प्रश्न संख्या 10 है, जहां पहिया है पाठ में गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर होगा गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। किससे की गई है? हवाई जहाज से की गई है। अब हमारी प्रश्न संख्या 11 है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में स्टेशन पर अभी भी भीड़ क्यों है? इसका आंसर है क्योंकि भीड़ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में है जो गंतव्य तक जाती है, यानी जो भीड़ है वो रेलगाड़ी का वेट कर रही है। अब हमारी प्रश्न संख्या 12 है, सुदामा के पद के आधार पर बताइए कि माँ यशोदा कृष्ण को माखन रोटी खाने के लिए क्यों नहीं देती है? तो इसका आंसर होगा माँ यशोदा कृष्ण को माखन रोटी खाने के लिए इसलिए नहीं देती क्योंकि उनके अनुसार माखन रोटी खाने से चोटी नहीं बढ़ती है। अब हमारी प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी हमें नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनके लिए हमें वन वर्ड लिखना है। तो सबसे पहला है जो आंखों के सामने हो, और सेकंड है जिसे जानने की इच्छा हो। तो जो आंखों के सामने है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जिसे जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। अब हमारी प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची लिखने हैं। तो पहला शब्द है वृक्ष और दूसरा है तलवार। अब हम वृक्ष के पर्यायवाची देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची होता है पेड़ या तरु, और तलवार का अस्सी और कृपाण। ये तो हो गया हमारा खंड ब। अब हमारा खंड स है लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 से 22। लघुत्रात्मक प्रश्न यानी ऐसे प्रश्न जिसका आंसर हमें 3 से 4 लाइन में देना है। तो प्रश्न संख्या 15 क्या है? झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अकबरी लोटापाट के आधार पर बताइए। तो इसका आंसर होगा झाऊलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। नीचे की दुकान से 100 रुपया किराया मिल जाता था। दोनों पति पत्नी उसी के सहारे अपना घर चलाते थे। अब हमारी प्रश्न संख्या 16 है, बाज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना क्या संदेश देता है? सांप और बाज के पाठ के आधार पर लिखिए। इसका आंसर है बाज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना यह संदेश देता है कि प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। अब हमारी प्रश्न संख्या 17 है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी आपको आपकी बुक में से कोई भी एक प्रसंग दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, उसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी सबसे पहले हमें प्रसंग में लिखना है कि वह पद्यांश कौन से चैप्टर का है और इसमें कवि क्या कहना चाहता है, और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या में उसका वर्णन करना है। तो अब हम सबसे पहले उस पद्यांश को देख लेते हैं। पद्यांश क्या दिया गया है? तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चाडी सींखे को लिन्हो, अनभावत बुई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गौरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो जैसे हमें ये प्रसंग पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर जब श्री कृष्ण जी दोपहर में घर सूना ढूंढकर गोपियों के घर में जाकर माखन खाते हैं, दूध दही खाते हैं, उसकी चोरी का वर्णन किया गया है। तो वो जो सखियां हैं वो यशोदा माता से उनकी शिकायत करने आई है। तो हमें ये रीड करने से हमें ये थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो जैसे ये हमारे सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब हमें पता चल गया। अब हम इसमें सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग क्या लिखेंगे? यह पद सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद पाठ से लिया गया है। कृष्ण कुछ बड़े हो जाने पर ग्वालिनों के घर से दूध मक्खन आदि चुरा कर खाते हैं। कृष्ण की इस चोरी का पता एक गोपी को चल जाता है। वह यशोदा के पास जाकर उल्हाने भरे शब्दों में शिकायत करती है। तो ये तो हो गया प्रसंग। अब हम इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। तो अब इसमें व्याख्या में लिखेंगे, गोपी यशोदा जी से कहती है कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा मक्खन खाया है। दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर
ढूंढता हुआ खुद ही घर में आ गया और उसने घर का दरवाजा खोलकर घर में बैठकर दूध दही अपने सब सगी साथियों को खिलाया। मैंने मक्खन का पात्र छिलके के ऊपर रखा था, परंतु तुम्हारे लड़के ने उखल पर चढ़कर छिलके का सारा मक्खन ले लिया और जो अच्छा लगा उसे खा लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। यह एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात हो गई है। इससे मुझे सदैव दूध दही व मक्खन की हानि हो रही है। पता नहीं तुम्हारा यह बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सीख आया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने अपने पुत्र को मना तो नहीं किया, लगता है तुम ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है। तो ये तो हो गई इसकी सप्रसंग व्याख्या। अब हमारा प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमें नीचे मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है कातर ढंग से देखना और दूसरा है किलोले भरना। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो कातर ढंग से देखना, इसका अर्थ होता है डर कर देखना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, बिना वजह पिटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। अब सेकंड है किलोले करना, अर्थात खुश होकर किलकारियां भरना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, पक्षी पेड़ पर किलोले करने लगे। अब हमारी प्रश्न संख्या 19 है, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य बताइए। यानी जो गाड़ी चलाता है, वाहन चालक यानी गाड़ी चलाने वाला। तो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी चलाने वाले के 4 कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, हमें वो बताने हैं। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य हैं। पहला, शराब पीकर या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सेकंड, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए। थर्ड, यातायात के चिन्हों का पूरा पालन करना चाहिए। और फोर्थ है, वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे प्रश्न संख्या 19। अब हमारी प्रश्न संख्या 20 है, सामान्यतः कचरा पात्र यानी डस्टबिन कितने रंगों के होते हैं, उसमें कौन सा कचरा डालना चाहिए। यानी जो डस्टबिन होता है, कचरा पात्र होता है, वो कौन कौन से रंगों के होते हैं और कौन कौन से रंगों में कौन कौन सा कचरा डालना चाहिए, इसको हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा, सामान्यतः कचरा पात्र 3 रंगों के होते हैं। कितने रंगों के होते हैं? 3 रंगों के होते हैं। कौन कौन से? हरा डस्टबिन यानी हरा कचरा पात्र, नीला डस्टबिन यानी नीला कचरा पात्र और लाल डस्टबिन यानी लाल कचरा पात्र। अब हरे डस्टबिन में क्या क्या डालते हैं? हरे डस्टबिन में पत्ते, सूखे फल सब्जी, बचा हुआ खाना जैसे सामान डाल सकते हैं। और नीले डस्टबिन में प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान आदि डाल सकते हैं। और लाल डस्टबिन में टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई आदि डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 20। अब हमारी प्रश्न संख्या 21 है, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें नीचे कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें सही रिक्त स्थान में भरना है। अब कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? समाज, ढंग, आबाद, समझ, आखिरी और आंखी, ये हमें शब्द दिए गए हैं। तो अब पहला सेंटेंस है, अब अपना और पराया क्या, खाली जगह, रहे रुकने वाले। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आबाद। तो सेंटेंस बन जाएगा, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब हमारी सेकंड लाइन है, हम तो खाली जगह नहीं पाते हैं। इसमें आएगा समझ, हम तो समझ नहीं पाते हैं। थर्ड है, उस कथा का खाली जगह हिस्सा। तब इसमें आएगा आखिरी, उस कथा का आखिरी हिस्सा। नेक्स्ट है, उड़ी पड़े जब खाली जगह मैं। तो इसमें आएगा आंखी, उड़ी पड़े जब आंखी में। नेक्स्ट, वैसो ही राज खाली जगह बने। इसमें आएगा समाज, वैसो ही राज समाज बने। अब लास्ट है, यह ढोटा कौने खाली जगह लायो। तो इसके अंदर आ जाएगा ढंग। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा, यह ढोटा कौने ढंग लायो। अब हम वापस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट खाली जगह में आएगा आबाद, सेकंड में समझ, थर्ड में आखिरी, फोर्थ में आंखी, फिफ्थ में समाज और सिक्स में ढंग। तो ये तो हो गई हमारी प्रश्न संख्या 21।
अब हमारी प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। यानी अब हमें दो खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। हमें खंड अ के शब्दों का खंड ब के अर्थ से मिलान करना है। तो शब्द कौन कौन से हैं? स्वच्छंद, आखिरी, गारी, जीभी, करुणा और भूई। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट स्वच्छंद। स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। तो हम फर्स्ट का मिलान करेंगे ग से, स्वच्छंद का स्वतंत्र। नेक्स्ट होता है आखिरी। आखिरी यानी अंतिम। तो हम सेकंड का मिलान करेंगे घ से, आखिरी यानी अंतिम। थर्ड है गारी। गारी यानी गाली। क्या होता है? गाली। तो हम थर्ड का मिलान करेंगे क से। फोर्थ है जीभी। जीभी यानी जीभ, जिह्वा। तो हम फोर्थ का मिलान करेंगे ख से। फिफ्थ है करुणा। करुणा यानी दया। तो हम फिफ्थ का मिलान करेंगे च से। सिक्स है भूई। भूई यानी भूमि। तो हम सिक्स का मिलान करेंगे ड़ से। तो हम एक बार वापस आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का ग से, सेकंड का घ से, थर्ड का क से, फोर्थ का ख से, फिफ्थ का च से और सिक्स का ड़ से। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 22। अब यहाँ पे हमारा खंड स समाप्त हुआ। अब हमारा खंड द। अब खंड द क्या है? निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 से 25। निबंधात्मक प्रश्न यानी ऐसे प्रश्न जिसका आंसर हमें 1 पेज या 1 पेज से ज्यादा में देना होता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है जो कि हमारे बुक में से ही है। तो उसको हमें अच्छे से रीड करना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें आंसर लिखने हैं। तो वो सारे आंसर आपको इस गद्यांश में मिलेंगे। जब हम गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें आंसर अपने आप मिल जाएंगे। तो गद्यांश क्या है? मैंने देखा है कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को, क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। तो ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है। अब हमें इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर हमें लिखने हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट, काली काली हवा कहाँ से निकल रही थी? सेकंड, बूंद नल में कैसे पहुंची? थर्ड, बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया? फोर्थ, बूंद अंत में किसके पास पहुंची? अब फिफ्थ, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखना है, सौभाग्य और पतला। तो हम सबसे पहला देखते हैं, काली काली हवा कहाँ से निकल रही? तो देखो पहली लाइन में दिया गया है, एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही थी। सेकंड है, बूंद नल में कैसे पहुंची? इसका आंसर होगा, नदी तट पर एक ऊंची मीनार थी जिसमें से काली काली हवा निकल रही थी। बूंद उसे देखने लगी तो उसके द्वारा वह खींच ली गई और उससे नल में पहुंची। थर्ड, बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया? तो मतलब जैसे जो बूंद थी उसे वो देखनी थी कि मीनार में से काली हवा क्यों निकल रही है, तब तब उसने बोला कि मैंने ही अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। देखो सेकंड लाइन में दिया गया है, मैं उत्सुक हो उसे देखने को, क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। तो इसका आंसर होगा, बूंद ऊंची मीनार से निकल रही काली काली हवा को देखने के लिए उत्सुकता से उस और बढ़ी, तब उसने अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। अब फोर्थ है, बूंद अंत में किसके पास पहुंची? तो देखो लास्ट लाइन में दिया गया है, अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बार पेड़ के पास पहुंची। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंत में बूंद धरती में समा गई और अंदर ही अंदर घूमती हुई बेर के पेड़ के पास पहुंची। अब हमारा फिफ्थ है, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, सौभाग्य और पतला। तो सौभाग्य का क्या होता है? दुर्भाग्य, और पतला का मोटा। तो देखो दुर्भाग्य हमें सेकंड लाइन में दिया गया है, अपने ही हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया, और थर्ड लाइन में दिया गया है, एक मोटे नल में
खींच ली गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्भाग्य और मोटा। अब हमारी प्रश्न संख्या 24 है, आपको अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, अतः प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपके बड़े भाई की शादी है और आपको स्कूल में प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए, अथवा अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय में आयोजित जन्माष्टमी पर्व का वर्णन हो। तो या तो आपको अपने बड़े भाई की शादी में जाना है, इसके लिए प्रिंसिपल को एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है, और या फिर आपके स्कूल में अभी जन्माष्टमी का पर्व हुआ है, इसके लिए आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो हम बारी बारी से दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सेवा में, कॉमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कॉमा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कॉमा जयनगर। यानी सबसे पहले सेवा में लिखना है, फिर आपको प्रिंसिपल लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर अपनी स्कूल का नाम लिखना है और नीचे अपने शहर का नाम। उसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय क्या है? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखेंगे महोदय, फिर लिखेंगे निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर तय हुई है। बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, अब 19 तारीख को शादी है तो एक दिन पहले और एक दिन बाद की दिनांक लिखेंगे। 19/7/2000 जो भी सन है वो आप लिख सकते हो, से 20/7/2000 जो भी सन है वो आप लिख देना, तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। प्रार्थी राहुल, कक्षा 8 और इस तरफ हम दिनांक लिख देंगे 17 जुलाई, क्योंकि हम 18 से तो लीव ले रहे हैं, तो हमने 17 जुलाई को ये एप्लीकेशन सबमिट करी है। तो ये तो हो गई शादी में जाने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन। तो अब हम देखते हैं स्कूल में जो जन्माष्टमी का पर्व हुआ है उसका वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस क्या लिखेंगे? 15, नेहरू नगर, सिक्कर, 11 नवंबर, फिर आगे हम डेट लिख देंगे। फिर लिखेंगे पूज्य पिताजी प्रणाम, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिक्षकों की उपस्थिति में विद्यालय के सभागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य झांकी सजाई गई। सामूहिक रूप में भजन कीर्तन का मधुर ध्वनियों के बीच गायन प्रारंभ हुआ। कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस उत्सव के आयोजन से हम सभी को परम आनंद लाभ हुआ। पूज्य माता जी को मेरी ओर से प्रणाम तथा निशा को ढेर सारा प्यार कहना। प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा में, आपका पुत्र मनोज सिंह परिहार। इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया पिताजी कृष्ण जन्मोत्सव के लिए पत्र लिखना। तो आप दोनों में से कोई भी एक प्रश्न जो आपको अच्छे से आता है वो आप अटेंड कर सकते हो। अब हमारी प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको नीचे 2 विषय दिए गए हैं, आपको उसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। कौन कौन से हैं? मोबाइल का बढ़ता प्रचलन या फिर बाल विवाह एक अभिशाप। तो या तो आपको मोबाइल का बढ़ता प्रचलन या फिर बाल विवाह एक अभिशाप, दोनों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। कौन कौन सी है? खरगोश और कछुआ या फिर लोभ का फल। तो या तो आपको मोबाइल का बढ़ता प्रचलन या बाल विवाह दोनों में से किसी एक पर निबंध लिखना है, या फिर खरगोश और कछुआ और लोभ का फल दोनों में से किसी एक पर कहानी लिखनी है। मतलब इन चारों में से आपको कोई एक चीज अटेंड करनी है। तो इन चारों में से जो भी आपको अच्छे से आती है ना, आप वो अटेंड कर सकते हो। ये हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। हम बारी बारी से ये चारों टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोबाइल का बढ़ता प्रचलन पर निबंध। तो मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। मोबाइल फोन आज की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके द्वारा हम किसी भी रंगीन फोटो या वीडियो को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा लोग आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल फोन का उपयोग। आज मोबाइल फोन का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। इसका उपयोग बातचीत करने और संदेश भेजने में तो होता ही है, इसके साथ ही इसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में,
सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आदि में भी खूब हो रहा है। इसके बाद है मोबाइल फोन से हानियां। इसका अत्यधिक प्रयोग युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। इससे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, उसकी याददाश्त पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन के विकिरणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब अंत में हम लिख देंगे उपसंहार। मोबाइल फोन सूचना संचार का एक साधन है। सीमित उपयोग करने पर ही यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो ये तो हो गया मोबाइल का बढ़ता प्रचलन पर निबंध। अब हम देखते हैं बाल विवाह एक अभिशाप पर निबंध। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। समाज में कुछ बुराइयां स्वतः पनप जाती है। बाल विवाह भी एक ऐसी बुराई है। यह कुप्रथा अब सामाजिक जीवन के लिए अभिशाप बन गई है। उसके बाद हम लिखेंगे बाल विवाह कुप्रथा एक अभिशाप। भारत में मध्यकाल में इस कुरीति का प्रचलन हुआ और तब से यह निरंतर चली आ रही है। इसके अंतर्गत छोटी उम्र में ही लड़के लड़की का विवाह कर दिया जाता है। यह प्रथा आज के समय के लिए अप्रासंगिक हो चुकी है। इसके बाद हम लिखेंगे बाल विवाह के दुष्परिणाम, यानी बाल विवाह करने से हमें क्या दुष्परिणाम मिलते हैं। तो बाल विवाह के दुष्परिणाम अनेक है। अशिक्षा, बेरोजगारी एवं गरीबी भी इससे लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार बाल विवाह को अमंगलकारी माना जाता है। उसके बाद लिखेंगे हम बाल विवाह रोकने के उपाय। बाल विवाह की बुराइयों को देखकर सरकार ने कठोर कानून बनाया। इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानून के साथ जन जागरण जरूरी है। और अंत में हम लिखेंगे उपसंहार। बाल विवाह एक कुप्रथा है। इससे समाज में कई बुराइयां आ जाती है, अतः समाज को इस अभिशाप से मुक्त कराना जरूरी है। तो ये तो हो गया बाल विवाह एक अभिशाप पर निबंध। अब हम देखते हैं खरगोश और कछुआ की कहानी। किसी जंगल में तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। खरगोश को अपने तेज चाल का घमंड था, इसलिए वह कछुआ की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, क्यों ना हम दोनों दौड़ हो जाए। खरगोश दौड़ने के लिए राजी हो गया। दौड़ प्रारंभ हुई तो खरगोश दौड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ अभी बहुत पीछे रह गया है, तो क्यों न विश्राम कर लिया जाए। तब वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता हुआ खरगोश के आगे पहुंच गया। जब खरगोश सोकर उठा तो तेजी से दौड़ा, परंतु उसने देखा कि कछुआ तय स्थान पर पहले ही पहुंच गया। इससे खरगोश ने हार मान ली। तो अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब हमारी अगली कहानी है लोभ का फल। किसी नगर में कौड़ीमल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह पैसे के लिए बुरे से बुरे काम करने को तैयार हो जाता था। संयोगवश उसे एक ऐसी मुर्गी मिल गई जो रोजाना एक सोने का अंडा देती थी। कौड़ीमल सोने के अंडे को बेचकर पैसा इकट्ठा करने लग गया। फिर भी उसका लोभ कम नहीं हुआ। एक दिन उसने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे भरे हुए हैं। आजकल सोने का भाव अच्छा चल रहा है, क्यों न इसका पेट चीरकर सारे अंडे निकाल लिए जाएं। वह ये भी न जान सका कि मुर्गी के पेट को चीरने से वह मर जाएगी। अगले दिन सवेरे उठते ही कौड़ीमल ने मुर्गी का पेट चीर डाला। उसके पेट में सोने के अंडे तो नहीं मिले, पर मुर्गी अवश्य मर गई। कौड़ीमल हाथ मसलकर पछताता रह गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ का फल बुरा होता है। तो आप इन चारों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पर आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लास 8 हिंदी के मॉडल पेपर 3rd। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।